हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे सोशल साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसको किस प्रकार से बनाया जाता है। और ये जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आने वाली है, 100% ये क्वेश्चन आने वाली है। ये जो क्वेश्चन है आपका 2022 का मॉडल सेट का क्वेश्चन है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। और आपका जो सब्जेक्ट कोड रहेगा मॉडल सोशल साइंस का वो 211 रहेगा, ठीक ना। इसमें टाइमिंग की बात की जाए तो 2 घंटा आपको 45 मिनट दिया जाएगा, जिसमें आपको पूरे 80 मार्क्स क्वेश्चन रहने वाली है। चलिए क्वेश्चन से हम लोग पहला प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। चलिए तो ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। इसमें बोला जा रहा है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता था। तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को हम लोग क्या कहते थे, आपको आंसर देना है, उसके बाद में हम खुद आंसर देंगे। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका कोलोन, ठीक ना। मेरे आंसर देने से पहले आपको आंसर देना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। इसमें बोल रहा है कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ। तो रॉलेट एक्ट जो है कब पारित हुआ, तो ये जो है आपका 1919 में पारित हुआ, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग याद रखें। 1920 में क्या हुआ था, तो असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था। 1922 में जाकर के असहयोग आंदोलन बंद हो गया था चौरा चौरी कांड के वजह से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो किसने त्याग दिया था, इसका आंसर आपको देना पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जो है नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी, और महात्मा गांधी जो है केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ ये बोल रहा है कि जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। तो जर्मनी के एकीकरण में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण भूमिका रही है, आपको आंसर लगाना है किसका। इसका जो आंसर होगा कौन सा होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बिस्मार्क, ठीक ना। मेजनी, काउंट काबूर और गैरीबाल्टी जो है आपका इटली के एकीकरण से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। इसमें बोल रहा है कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था। तो आर्य समाज की स्थापना कौन किया था, आपको आंसर लगाना है। तो इसकी जो स्थापना किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे हम लोग। इसमें बोल रहा है कि पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित किया गया था। तो ये जो है आपका पूर्ण स्वराज, ठीक ना, पूर्ण स्वराज की जो मांग का प्रस्ताव रखा था 1929 के लाहौर अधिवेशन हुआ था, ठीक ना, रावी नदी के तट पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि भारत में सूती वस्त्र के प्रथम मिल खोली गई थी। तो देखिए सूती वस्त्र की जो है प्रथम मिल जो है आपका कलकत्ता में खोला गया था, लेकिन बात आती है बम्बई की, क्योंकि 1818 में जो कलकत्ता में खोला गया था वो मिल नहीं चला था। 1854 में जाकर के मिल जो खुला था वो चला था। तो इस चीज़ को आप लोग देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसका आंसर आपको लगाना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे 9 की तरफ। इसमें बोल रहा है कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध के समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन था। तो अंतिम हिंद चीन जो लड़ाई हो रही थी उसके अंतिम में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन था, आपको आंसर लगाना है मेरे आंसर देने से पहले। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निक्सन, ठीक ना। निक्सन जो थे वो वहाँ के राष्ट्रपति अमेरिका के थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि विक्टर एमुनले किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। तो ये किसको नियुक्त किए थे, तो काउंट काबूर को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो रक्त और लौह की नीति किसने अवलंबन किया था, तो इस चीज़ का आंसर आपको लगाना पड़ेगा बिस्मार्क में, ठीक ना। और भारत में अगर बोल दिया जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि नई आर्थिक नीति NEP का कब लागू किया गया था। इसका आंसर आपको लगाना पड़ेगा। तो NEP जो है कब लागू किया गया था, तो NEP जो है 1921 में लागू किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि इंडियन स्टैट्यूटरी कमिश्नर का अन्य नाम क्या था। तो इसका आंसर आपको लगाना पड़ेगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, साइमन कमीशन। ये कब आया था भारत में, 1928 में 3 फरवरी के दिन, ठीक ना। इसकी नियुक्ति कब हुई थी, तो 1927 में। कितने लोग इसमें थे, तो 7 लोग, सातों के सातों क्या थे,
अंग्रेज थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन बोल रहा है कि महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? तो यंग इंडिया का, ठीक है ना, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो आप लोग को पता होगा, बाइबिल जो था इसकी सबसे पहले गुटेनबर्ग ने छपाई की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि अशोक का अभिलेख जो है किस लिपि में है? तो ये आपका ब्राही लिपि में, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्राही, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि बंगाल विभाजन कब वापस लिया था? वापस जो है कब लिया गया? तो देखो 1905 में स्टार्ट होती है, ठीक ना, और 1911 में जाकर के ये समाप्त होती है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में हम लोग देखेंगे कि रूस में कब दास्ता समाप्त किया गया था? तो रूस में जो है आपका कब दास्ता समाप्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? 1861, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम लोग देखेंगे। कह रहा है किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया? तो इसका आंसर आपको लगाना पड़ेगा, किस दिवस, किस सम्मेलन में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है कि हो चिन मिन की सरकार थी। तो हो चिन मिन की सरकार कहाँ पे थी? तो उत्तरी वियतनाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ देखेंगे। वार एंड पीस किसने लिखी है, यानी कि किसकी यह पुस्तक है? तो वार एंड पीस जो है टॉल्स्टॉय की है, और कार्ल मार्क्स की क्या है? दास कैपिटल है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? आपको आंसर लगाना पड़ेगा। तो सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था 1991 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर अब आगे देखेंगे। पटना को अजीमाबाद का नाम किसने दिया? तो जिसका नाम अजीम रहेगा वही इसका नाम अजीमाबाद देगा, ठीक ना, तो इसलिए अजीम उस शान ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे। इसमें बोल रहा है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था? तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया? उदयन ने किया था, ठीक है, उदयन ने किया था, जो ऑप्शन नंबर में नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, उदयन ने किया था, इस चीज़ को आप लोग याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ हम लोग देखेंगे। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा की जाती है? तो ये आपका जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग आगे देखेंगे। इसमें बोल रहा है योजना आयोग का गठन कब हुआ था? योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। 1 जनवरी 2015 में क्या हुआ था? तो इसी के जगह पे नीति आयोग की स्थापना किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ हम लोग देख रहे हैं। इसमें बोल रहा है कि उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। किसका होता है स्वामित्व? इसका आंसर आपको लगाना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। इसमें बोल रहा है कि गैस और बिजली का उत्पादन किस क्षेत्र में आता है? तो ये जो है आपका द्वितीय क्षेत्र में आता है। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आ जाता है? कृषि आ जाता है। तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आ जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा आप लोग को पता है, टका बोलते हैं हम लोग, ठीक है। रुपया मेरा भारत का है, पाकिस्तान का भी है यही। चलिए आगे देखते हैं। चलिए इसमें बोल रहा है कि प्रोफेसर मो यूनस का संबंध किस देश से है? तो इसका आंसर आपको लगाना पड़ेगा बांग्लादेश में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31 में प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार ऋण दिया जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा अल्पकालीन के लिए इसको ऋण दिया जाता है। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष जो है प्रारंभ हुई थी? तो इसका राइट आंसर आपको देना पड़ेगा। जवाहर रोजगार योजना जो है किस वर्ष जो है प्रारंभ किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको देना पड़ेगा आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1989, ठीक है। मेरे आंसर देने से पहले आपको आंसर देना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है कि मनरेगा में 1 वर्ष में कितने दिनों का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है? तो मनरेगा में कितने दिनों की रोजगार दी जाती है? तो मनरेगा में जो दी जाती है 100 दिन के लिए रोजगार देने की गारंटी ली जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। इसमें बोल रहा है उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 500
82। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलेंगे। 35 बोल रहा है कि प्रो पीसी महालोबिस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको लगाना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रीय आय समिति। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 को। ये बोल रहा है कि उपभोग, व्यय और बचत के योग को क्या कहते हैं, तो आय कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। इसमें बोल रहा है कि निम्न में से कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रभाव है। तो इसका आंसर क्या होगा, आपको आंसर लगाना पड़ेगा। 37 का जो आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में डालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देख रहे हैं। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की अनुमान कब लगाया गया था, तो 1868 में लगाया गया था। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। निम्न में से कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, आपको देना पड़ेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा नैतिक एवं समाज तत्व। क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है कि इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारित संरचना है। तो ये आपका स्वास्थ्य हो जाएगी। इसका आंसर आपको लगाना है 37 हो सकता है, 52 हो सकता है, या फिर आपका 72 हो सकता है, या फिर 75 नहीं 75 हो सकता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 75 हो सकता है। ठीक है ना, इस चीज़ को आप लोग याद रखें। चिपको आंदोलन संबंधित है, चिपको आंदोलन से कौन व्यक्ति संबंधित है, इसका नाम लिखना है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुंदरलाल बहुगुण से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन क्यों किया गया था। देखिए नेपाल में जो है सप्तदलीय संगठन क्यों किया गया था, तो इसका रीजन था लोकतंत्र की स्थापना हेतु। ठीक ना, लोकतंत्र की स्थापना हेतु, क्योंकि वहाँ पे जो है गठबंधन की सरकार से ही लोकतंत्र की स्थापना की जा सकती थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 जो है, बहुजन समाज पार्टी का स्थापना किसने किया। बहुजन समाज पार्टी। ठीक ना, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। बहुजन समाज पार्टी की जो स्थापना किए थे वो काशी राम किए थे। काशी जी ने किए थे इसकी स्थापना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहा है कि दल बदल कानून लागू होता है। देखिए ना जाने कितने मरते क्वेश्चन पूछा गया है। दल बदल कानून जो है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पे लागू नहीं होता है, ये संसदों के विधायकों पर लागू होता है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 47 पर बिहार जो है झारखंड से कब पृथक हुआ, यानी कि अलग कब हुआ था। तो इसको राइट आंसर देना है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये तो सबको पता है, बिहार में हम लोग रहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 नवंबर 2000 को ये अलग हुआ था। ठीक है ना, बंगाल से कब अलग हुआ, तो 1912 में। ठीक है ना, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 48। इनमें से कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है। संघीय शासन व्यवस्था की, देखिए लिखित संविधान है, एकहरी शासन है, सर्वोच्च न्यायपालिका है, शक्तियों का विभाजन है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एकहरी शासन व्यवस्था नहीं है, दोहरी शासन व्यवस्था है। संघीय, मेरा भारत जो है संघीय शासन प्रणाली है, यहाँ पे दोहरी शासन व्यवस्था। यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 49 बोल रहा है कि लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी है। लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी है। तो आपको आंसर लगाना है 545, 543, 540 या फिर 500 सीधे लगाना है। ठीक है ना, तो आप इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको देना है क्वेश्चन का आंसर। इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे जो है 545 होगा, लेकिन दो जो मनोनीत होती थी ना उसको अब हटा दिया गया। ठीक है ना, इसलिए कंफ्यूज में 545 नहीं लगा दीजिएगा। ठीक है ना, 545, क्योंकि जो दो व्यक्ति मनोनीत होते थे आंग्ल भारतीय, उसको अब क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। पूर्व में बांग्लादेश को जाना जाता था, तो पूर्व में बांग्लादेश को किस नाम से जाना, पूर्वी पाकिस्तान के नाम से हम लोग जानते थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब 51 की तरफ चलेंगे। वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना हुई थी। तो वेस्ट इंडीज की जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1958 में। ठीक है ना, इस चीज़ को आप लोग याद रखें। ठीक है ना, चलिए आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो आपको समझ में आ रही है, तो आपको क्या करना है, दोस्तों में शेयर इसे जरूर कर देना है। ठीक है ना, चलिए हम जितना सोच रहे हैं ना, जितना फास्ट पढ़ा करके कम समय में आपको रिवीजन सिर्फ करा दे। रिवीजन करना बहुत जरूरी, क्योंकि टाइम नहीं बचा है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ हम लोग देखेंगे। बोल रहे इंडिका के लेखक कौन है, यानी कि इंडिका के जो लेखक हैं वो कौन है, इसका नाम हमको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
मेघा स्तनिज इंडिका के लेखक है। और चाणक्य के क्या है, अर्थशास्त्र है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। इसमें विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? वो कोई नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश मेरा भारत है। भारत मेरा महान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 है। इसमें बोल रहा है आंग सान सू की किस देश का नागरिक है? तो ये आपका है कहाँ का? म्यांमार की राष्ट्रपति थी, ठीक है ना। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए म्यांमार। चलिए क्वेश्चन नंबर 55, क्षेत्रवाद की भावना कुपरिणाम क्या है? देखिए क्वेश्चन ये बहुत बार आया है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। अलग बात है इसका राइट आंसर, ठीक है ना। उसका कुपरिणाम यही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 बोल रहा है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बहुत ही दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका, ये आपका उत्तर प्रदेश में, दुधवा उत्तर प्रदेश, दुधवा उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 57, भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? भारत की प्रथम जल नीति कब अपनाई गई थी? इसका आंसर आपको देना है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1987, सितंबर 1987। चलिए अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि विश्व में सर्वाधिक वन आवरण वाला देश कौन है? तो सबसे ज़्यादा जो है वन आवरण कहाँ पे मिलता है? तो रूस में मिलता है सबसे ज़्यादा वन आवरण वाला देश। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 बोल रहा है किस मृदा में ह्यूमस की मात्रा नगण्य है, यानी कि न के बराबर होती है? ह्यूमस की मात्रा जो है सबसे कम किस में होती है? तो आपका जलोढ़ मृदा में जो है ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 को हम लोग देखेंगे। भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल शोधक उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिगबोई। डिगबोई कहाँ पे है आपको आंसर लगाना है? ये आपका असम में है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 है। इनमें से कौन रोपण फसल है? तो रोपण फसल इनमें से कौन है? तो ये आपका चाय भी है आपका रोपण फसल, रबड़ भी है, गन्ना भी है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर बोला भी जाता है कि इन 2 रोपण फसल का नाम लिखें। तो आप यहाँ से 2 रोपण फसल का नाम लिखिएगा, 2 नंबर आपको मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 है। जीवन रेखा रेल कब चलाई गई थी? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये जो है 1991 में जीवन रेखा रेल चलाई गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 है। कांवर झील कहाँ है? कांवर झील बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मेरा बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आपको लगाना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भागलपुर में कांवर झील स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 है। 64 बोल रहा है कि किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधक का पहला प्रस्ताव पारित किया गया था? इसका राइट आंसर आपको लगाना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये पश्चिम बंगाल में जो है संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 बोल रहा है इनमें से कौन अकार्बनिक खनिज है, यानी कि अकार्बनिक खनिज कौन इनमें से होगा, उसको हमको आंसर लगाना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अब्रक जो है ये आपका अकार्बनिक है, बाकी सबके सब कार्बनिक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 है। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक मैग्रोव वन है? मैग्रोव वन किस में सबसे ज़्यादा है? तो गुजरात में है, पश्चिम बंगाल में है, उड़ीसा में है या फिर केरल में है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको लगाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जो है मैग्रोव वन पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 है। कौन कोयला घटिया किस्म का है? सबसे घटिया जो कोयला होता है ना वो कौन है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीट जो होता है, पीट करके एकदम बेकार कर देना। पीट कोयला जो होता है सबसे बेकार होता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 68 है। भारत में चाय की कृषि कहाँ शुरू हुई थी? भारत में जो है चाय की कृषि कहाँ पे शुरू हुई थी, इसका आंसर आपको देना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। सबसे ज़्यादा अभी भी असम में सबसे ज़्यादा चाय की खेती होती है। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन, पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? पाइराइट जो है किस प्रकार का, धात्विक है, अधात्विक है या फिर परमाणु है? तो इसका राइट आंसर आपको लगाना है अधात्विक है, ठीक है ना। ये जो है अधात्विक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ हम लोग देखेंगे। भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र कौन है? तो भारत का जो पहला परमाणु शक्ति संयंत्र है वो आपका तारापुर है, ठीक है ना, तारापुर। इस चीज़ को आप लोग याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 है। कोडरमा का संबंध किस खनिज से है? तो कोडरमा का जो संबंध है वो आपका अभ्रक से है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 बोल रहा है कि किस देश ने ओपेक की सदस्यता त्याग दी? ठीक है ना। ओपेक की जो सदस्यता है वो किसने त्याग दी? तो वो है आपका कतर। कतर साहब जो है ओपेक की सदस्यता छोड़ दी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 बोला जा रहा है कि इनमें से कौन जूट का अग्रणी उत्पादक है? इनमें कौन जूट का अग्रणी उत्पादक है? तो कुछ नहीं होगा, मेरा भारत ही होगा सबसे ज़्यादा जूट के उत्पादन में सबसे आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर
सॉरी यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश हो जाएगा, ठीक है ना। इस चीज़ को आप लोग याद रखिए, क्योंकि बांग्लादेश जो है आपका पूर्वी हम लोग क्या बोलते थे, पूर्वी बंगाल, यानी कि पूर्वी बंगाल में सबसे ज़्यादा जो है जूट का उत्पादन होता था। सॉरी, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 74 बोला जा रहा है कि आश्वासन बांध किस नदी से संबंधित है। आश्वासन बांध जो है किस नदी से, सॉरी किस बांध जो है किस नदी से संबंधित है। तो इसका आंसर लगाना है हमको राइट, इसका आंसर राइट हो जाएगा नील, ठीक है ना। नील नदी से आपका ये संबंध रखता है आसवन बांध, यानी कि नील नदी पे ये आसवन बांध बनाया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 जो है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। ये जो है प्राकृतिक आपदा कौन नहीं है, तो ये आतंकवाद है, बाढ़, सुनामी, भूकंप, सबके सब प्राकृतिक आपदा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 बोल रहा है कि विनाशकारी भूकंप से बिहार किस वर्ष प्रभावित हुआ था। तो ये सबको पता है कि 2004 में भूकंप से प्रभावित हुआ था। 1934 यह क्या है आपका भूकंप है। तो भूकंप के लिए आपका आंसर क्या होना चाहिए, आपको लगाना है टिक। ये भूकंप आया था 1934 में भारी, और 2004 में क्या आया था, सुनामी आया था, ठीक है ना। तो इसके लिए यहाँ पे भूकंप है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1934, ठीक है। 2004 में सुनामी आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ चलेंगे। 77 बोला रहा है कि बाढ़ के समय कौन सा स्थान सुरक्षित है। तो बाढ़ के समय में कौन सा स्थान सुरक्षित है, आपको आंसर लगाना है ऊंची स्थान सबसे सुरक्षित स्थान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 बोल रहा है कि भूस्खलन के अभिप्राय है। तो भूस्खलन के अभिप्राय क्या है, इसका राइट आंसर क्या होगा, इनमें से सभी मलबों का खिसकना, चट्टानों का गिरना, चट्टानों का खिसकना, ये सब के सब जो है भूस्खलन का अभिप्राय है। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 बोल रहा है कि आकस्मिक प्रबंधक का घटक कौन है, प्रमुख घटक है, यानी कि इसमें आंसर हमको लगाना है कि आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख घटक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको देना है स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, स्थानीय लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 को देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपका बोला जा रहा है कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको खुद से देना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, अंडाकार होना चाहिए, त्रिभुजाकार, चौकाकार या फिर आयताकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयताकार होना चाहिए। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो आपको लगातार मिलती रहेगी, ठीक है ना। थैंक यू।